स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आकाशदीप को रात के 12:30 बजे कॉल आती है और जब कॉल वो अटेंड करते हैं तो आकाश के बड़े भाई की कॉल होती है। आकाश के बड़े भाई कहते हैं कि जल्दी से घर आओ, अवनी को पता नहीं क्या हो गया। अब आकाशदीप तिलमिला जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताओ तो सही, लेकिन उनके बड़े भाई कहते हैं कि फ़ोन पर मैं कुछ नहीं बता सकता, जल्दी से आओ। अब आकाशदीप और उनका परिवार बड़ा ही जोली से टाइप का परिवार था। उनको लगा कि कोई सरप्राइज़ तो नहीं दे रहे मुझे। अब वो गिनना शुरू करते हैं कि जन्मदिन तो है नहीं, एनिवर्सरी तो है नहीं, आज क्या ऐसा खास दिन है कि जो ये मुझे अचानक से बुला रहे हैं। और मुझे 110% विश्वास है कि हो ना हो ये मुझे कोई प्रैंक करेंगे या किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ देंगे। लेकिन सरप्राइज़ तो इनको इनकी किस्मत देने वाली थी, और वो भी बड़ा खौफनाक डरावना सरप्राइज़। अब इनको ख़ास तौर पर कहा जाता है कि अपनी पत्नी को साथ में नहीं लेकर आना। तो ये किसी तरीके से अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मुझे अकेले बुलाया है, पता नहीं क्या काम होगा, तो तुम यहीं भी रुको बच्चों के साथ, मैं होकर आता हूँ। अब सारे रास्ते इनकी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। ये सोची जा रहे थे कि भाई क्या होगा, किस तरीके का सरप्राइज़ होगा। पक्की बात है क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का कोई प्रैंक कर रहे हैं। खैर अभी इस चीज़ को लेकर पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर थे। लेकिन जब ये अपने बड़े भाई के घर जाते हैं और वहाँ पर बेड पर बैठी हुई अपनी भतीजी, अपनी बेटी हुई ना, भतीजी बेटियों में कोई फ़र्क थोड़ा होता है, उसको बेड पर बैठी हुई देखते हैं। अब नॉर्मली तो बेड पर बैठी हुई में कोई ऐसी बात होती नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से उसके हाव भाव थे, इनकी तो रूह तक कांप जाती है। ये तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे जो इन्होंने आज देख लिया था। अवनी अपने बाल पूरी तरीके से खिलार कर, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हुई थी और बड़े ही अजीब से तरीके से सबको देख रही थी। और वो कह रही थी कि मैं इसको लेकर जाऊंगा। अवनी तो एक लड़की थी, बात तो होनी चाहिए जाऊंगी की, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लड़की ऐसी बात कर रही हो। सबके चेहरों के रंग उड़े हुए थे और आनन फानन में इनको बुलाया गया था ताकि कोई और भी मर्द हो हौसला देने वाला। अब आकाशदीप जी के दिमाग में, उनके जहन में कभी ऐसी चीज़ कभी उन्होंने देखी नहीं थी, और ऐसी कोई दिमाग में उनके बात ही नहीं आ रही थी कि इस चीज़ का क्या हल है, क्या देखा जाए। तो फिर वो जल्दी से कहते हैं अपने भाई को कि भाई साहब क्या हुआ। कहते पता नहीं यार क्या होगा, पिछले एक आधे दिन से पहले तो उसकी हरकत ठीक, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज ये देख क्या हो गया। और एक बात, आज शाम को पता नहीं क्या हुआ कि तेरी भाभी मंदिर में पूजा कर रही थी और ये ऊपर से भागती हुई आई और आके सीधा से जोत पर हाथ रख दिया। आकाशदीप को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि यार मतलब अवनी भी बड़े धर्म कर्म वाली लड़की है, तो घर में ऐसे पाठ पूजा सब कुछ होता है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अचानक से आके उसने हाथ रख दिया। मतलब जो रिस्पेक्ट करता है वो ऐसी बेअदबी तो कर नहीं सकता। तो आकाशदीप कहते हैं कि भैया कोई पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी कोई बात हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो अवनी के साथ जिसमें आपको कुछ महसूस हो कि कुछ है तो अलग। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने यार कभी गौर नहीं किया। तो पूछे भी किससे, वो उस हालत में है नहीं, अभी किसी का दिमाग काम कर नहीं रहा था। तो आकाशदीप कहते हैं कि ऐसा करो, आप लेकर आओ, गंगा जल लेकर आओ और गंगा जल छिड़को। जब गंगा जल छिड़कते हैं तो अवनी तिलमिलाने लग पड़ती है, लेकिन देखते ही देखते उसकी जो सेंसेस है वो वापस आ जाती है और वो सबको ऐसे देख के कहती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब ये सब जब होता है तो सारे थोड़े से खुश भी हो जाते हैं कि चलो फाइनली कोई सोल्यूशन मिला, लेकिन उसके साथ परेशान भी होते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, ये हुआ क्या। क्योंकि अब क्या होता है कि जो अवनी का बड़ा भाई था उसके अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्टेड थी, और एक घर में नया जी आने वाला था। उस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता होने लग पड़ी थी, क्योंकि जो ये एक्टिविटीज़ हो रही थी ये कोई सिंपल एक्टिविटी थी नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। अब उस समय तो ये मामला शांत हो जाता, लेकिन उसके बाद फिर धीरे करके ये हरकतें बढ़ने शुरू हो जाती हैं। अब तो ये माहौल हो गया था कि अवनी के कॉलेज जाने के बाद ही पाठ पूजा की जाती थी, और ये चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि उसका जो आने से पहले या जो इधर उधर हो तभी पाठ पूजा की जाए, ताकि वो आगे उस जोत को बुझा न दे। क्योंकि जब भी उसके सामने जोत जलती तो उसको बुझा दिया जाता था। सबके मन में ये बात रहती थी कि यह कैसे होता था। फिर किसी विद्वान को बुलाया गया। जब किसी विद्वान को बुलाया गया तो उन्होंने तो आते कह दिया कि ये जो मामला है पोजेशन का मामला है, कोई ना कोई रूह इसके, कोई ना कोई प्रेत आत्मा इसके पीछे लग चुकी है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है।
लेकिन उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरे बस का काम नहीं, किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। अब ऐसे में जो परिवार कभी इन चीज़ों में पड़ा ही ना हो तो फिर तांत्रिक को कैसे ढूंढे। खैर आनन फानन में एक इनको तांत्रिक नज़र आता है, वो ढूंढ ढांड के कहीं से रेफरेंस वगैरह लेके करते हैं। वो तांत्रिक आके बड़ी बड़ी लंबी बातें हाँकता है और जैसा जैसा वो कहता जाता है वैसा वैसा अपनी करती जाती है। ये सभी बड़े खुश हो जाते हैं। उसके एवज में तांत्रिक 20-25 हज़ार रुपये भी इनसे ले लेता है और एक कोई धागा सा बांध देता है और वो कहता है कि धागा ये बंधा है, देखा ना, ये जो चीज़ है बस छोटी मोटी चीज़ है, मैंने इसको काबू कर लिया है, अब कुछ नहीं होगा। और ऐसा होता भी है। तांत्रिक के सामने तो अवनी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उस पर तो कुछ है ही नहीं। और अब कुछ दिन बीतते हैं तो क्या होता है कि अभी इस प्रोसेस में एक प्रोसेस टूट जाती है। वो क्या था कि जो आकाशदीप है अपनी भतीजी यानी अवनी को गाड़ी चलाना सिखा रहे थे और वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो चुकी थी, अच्छे तरीके से ठीक थी, मतलब ठीक चला लेती थी। अब एक दिन क्या होता है कि ये किसी काम से आते हैं तो अवनी ने भी इनके वापसी में घर इनके जाना था, तो ये कहते हैं कि चलो फिर चलते हैं। अब जब गाड़ी में बैठने लगते हैं तो अवनी कहती हैं कि चाचा गाड़ी मैं चलाऊंगी। पहले तो 1 मिनट के लिए आकाशदीप सोचते हैं कि जो अभी रिसेंट इसके साथ हुआ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि चल तू चला। उसको गाड़ी चलाने तो अच्छी तरीके से आ गई थी। अब वो गाड़ी चलाते जा रही है और कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ देर बाद आकाशदीप नोटिस कर रहे होते हैं कि अवनी की हरकतें कुछ अजीब सी हो रही हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं, वो अजीब सी तरीके के मुंह को बिगाड़ रही है। जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ती है और वो कहती है कि, या फिर कहता है कि मैं तो लेके जाऊंगा इसे। और देखते ही देखते एक छोटी सी नहर होती है जहाँ जिसके बगल से सड़क पर वो जा रहे होते हैं, वो गाड़ी उस तरफ घुमा देते हैं और गाड़ी नहर में गिर जाती है। जैसे तैसे करके नहर का दरवाज़ा खोलते हैं और अवनी को भी साथ में बाहर निकालते हैं। अवनी तो अपने होश में होती नहीं, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाता है कि आकाशदीप तो डर के रह जाते हैं और किसी का भी डरना बनना था, क्योंकि अवनी की तो मौत होती होती साथ में इनकी मौत भी तो पक्की थी। लेकिन अब ये जब सब कुछ हो गया तो आकाशदीप की तो बस हो गई। आकाशदीप ने ये सोच लिया कि अब कोई ना कोई हल करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये चीज़ है ये किसी ना किसी तरीके से हमारे पहले अवनी और बाकी सारे घर को तो नुकसान पहुंचाएगी। अब वो उस तांत्रिक को ढूंढते हैं और तांत्रिक तो भाई फरार हो चुका होता। तांत्रिक का तो कहीं अता पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गया। अब इसी दौरान क्या होता है कि अवनी के भाई के घर बेटी पैदा होती है। अब हिंदू फैमिलीज में क्या होता है कि आपको पता होगा सूतक पातक। सूतक क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, और पातक जब किसी की डेथ होती है। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि कुछ दिन घर में जोत मतलब पूजा पाठ यानी कि स्पर्श नहीं किया जाता। अगर मूर्ति है तो मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता, और अगर स्वरूप यानी फोटोज़ हैं तो उनको स्पर्श नहीं किया जाता, जोत वगैरह नहीं जलाई जाती। अब क्या हुआ कि जब एक किसी और तांत्रिक को बुलाया गया तो फिर उस तांत्रिक ने भी थोड़ा बहुत यत्न किया और अवनी फिर बिल्कुल वैसे के वैसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता, कि हाँ मैं कुछ नहीं, मैं चले जाऊंगा, और ना ही वो कारण बता रहा था। अब क्या होता है कि ये सब कुछ होता है तो फिर अवनी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब सूतक के दिन चल रहे होते हैं तो उस दिन तो पाठ पूजा भी नहीं हो रहा होता। उसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये होती थी कि जब भी उस पर ये चीज़ पोजेस होती थी, पोजेशन करती थी, तो वो हमेशा जोत को बुझा देती थी। तो सबको लगता है कि अवनी बिल्कुल ठीक है, अभी जोत भी नहीं घर में जग रही थी, लेकिन सबकी ये गलत फहमी थी। जैसे ही सूतक खत्म होता है तो घर में फिर से जोत जलाई जाती है, शुद्ध किया जाता है, तो अवनी फिर आके उस जोत पर हाथ लगा देती है। इस दिन तो इनकी माँ की भी जो बर्दाश्त शक्ति थी वो ख़त्म हो गई, और जब उन्होंने अवनी को पीछे करने की कोशिश की तो अवनी ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा। इनकी माँ दूर जाके गिरी और उनको चोट काफ़ी लगी। अब तो घर में पूरा हल्ला गुल्ला हो गया। आकाशदीप जी दोबारा आए। अब तो अवनी को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया और वो हंस हंस के ऊंची ऊंची हंस हंस के बोल रही थी कि मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगा, इसने मेरा घर गंदा किया है। अब अवनी से कैसे पूछा जाए कि कौन सा घर, कहाँ ये कौन सा घर गंदा करके आई है। आकाशदीप जी इस समय में किसी भी तरीके से शांत होकर बैठे नहीं थे। उनको पता था कि ये मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जा रहा है, तो वो किसी न किसी बड़े तांत्रिक की खोज में थे और उनको मिला भी एक बहुत बड़े पंडित जी। और वो पंडित जी ऐसे थे कि वो कह सकते हैं ना कि बिल्कुल डैशिंग, टू द पॉइंट बात करने वाले और तरीके से बात करने वाले। जब पंडित जी आते हैं तो अवनी
फिर वही ड्रामा रचती है कि हाँ मैं चले जाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि मुझे पता है तू नहीं जाएगा और मुझसे तू भागकर बच नहीं सकता, तो सही तरीके से बता कि पहले ये कारण मुझे बता कि तू इस पर तूने पोजेशन क्यों किया, और दूसरा तू जाएगा कैसे। इससे ज़्यादा ना मैंने बात कहनी है और ना सुननी है। तो फिर वो कहता है कि ये अपनी सहेलियों के साथ किसी टूर पर घूमने गई थी। अब इससे खुद पूछ लेना कि कहाँ पर गई थी। इसने अपना जो माहवारी वाला कपड़ा होता है उस समय मेरी जगह पर फेंक दिया। इतनी बड़ी इसने हिमाकत की, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब वो जो कपड़ा है वो माहवारी यानी कि डेट जो पीरियड्स होते हैं उसमें ज़्यादा फ्लो में भी हो गया होगा, और वो जो पैड है अवनी ने फिर फेंक दिया होगा मजबूरी में आके। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके पीछे कुछ ऐसा प्रेत लग जाएगा जो उसको इस काम के लिए छोड़ेगा नहीं। अब पंडित जी उससे कुछ ज़्यादा कहते नहीं है, वो कहते हैं कि तू मुझे इस चीज़ का जवाब दे, जो इसने किया तुझे भी पता है वो अनजाने में किया। चल खैर जो भी हुआ, अब तो उसके पीछे लगे, तुम लोग तो बहाना ढूंढते हो, अब तो बता तू जाएगा कैसे। वो प्रेत जो है वो दिखने में तो काफ़ी सीधा लगता था, तब तो वो सारी बातें मान लेता था। लेकिन जैसे ही कोई विद्वान इनके घर से जाता तो उसकी हरकतें फिर शुरू हो जाती है। और ये विद्वान तो इस चीज़ को भली भांति जानते थे, इसलिए वो किसी भी चीज़ का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो वो फिर से कहते हैं कि तू मुझे अपनी जो भी तू चाहता है वो बता। अब वो कहता है कि जो इसने वो गंदा कपड़ा मेरी जगह पर फेंका वो अभी भी वहाँ पर है, पहले तो उसको हटाओ। अब वो कहते हैं कि उसके बाद, वो कहते हैं नहीं मैं उसके बाद ही फिर बताऊँगा कैसे जाऊँगा। तो पंडित जी कहते हैं, वो विद्वान कहते हैं कि ठीक है उसके बाद तो चला जाएगा ना। अब वो बड़े अजीब से तरीके से हंस के कहता है या कहती है अवनी कि हाँ। अब फिर सारा खंगाला जाता है कि पीछे से रिसेंटली जो टूर पर गई थी अवनी, वहाँ पर जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद अवनी को भी पूरा झंझोड़ा जाता है। उसको तो पूरी इतनी सेंस होती नहीं कि क्या हो रहा है क्या। और उसकी जो फ्रेंड होती है उसको भी साथ में लेके जाया जाता है। फिर पता किया जाता है कि हाँ ये यहाँ पर कुछ वो कपड़ा पड़ा था, पैड पड़ा था, तो उसको पकड़ के फिर वो जला देते हैं। अब ये जब सब कुछ हो जाता है तो फिर जब अवनी को पोजेशन आती है तो पंडित जी फिर आते हैं। अब वो कहते हैं कि बता तो अब कैसे जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे चाहिए शराब, मुझे चाहिए मांस। अब जब ये सुनते हैं तो घर वाले भी इधर उधर सहम जाते हैं कि भाई हमारे घर में ज़िंदगी में कभी भी आज तक शराब और मांस तो आई नहीं, और वो भी वो अवनी के रूप में ही पिएगा और खाएगा। पंडित जी ये सुनकर गुस्से हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुझे पता है ना कि ये घर जो है ये यहाँ पर ये सब कुछ चलता नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि फिर ऐसा तो ठीक है मैं इसको ले जाता हूँ, फिर मैं जो मर्जी करूँगा। अब पंडित जी को भी पता था कि ये इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं है, तो इसलिए वो फिर घर वालों को इशारा करते हैं कि ठीक है लेकर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद तो फिर जाएगा। अब वो कहता है कि ठीक है मैं जाऊँगा। शराब और मांस ना चाहते हुए भी घर में लेकर आ जाया जाता है। लेकिन ऐसे प्रेत, ऐसे खबीज लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। अब उसकी जो डिमांड थी, इतनी घिनौनी डिमांड थी कि ये सुनकर तो पंडित जी भी गुस्से में आ जाते हैं। और ये प्रेत जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा था, अब उसकी दशा क्या होने वाली थी। जब उसके सामने अवनी या अवनी के अंदर जो प्रेत था उसके सामने जब ये सब कुछ आता है तो वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। वो कहता है कि इसको मैं खाऊंगा, लेकिन इसको मैं किसी खास जगह पे खाऊंगा। अब वो कोई खास जगह क्या थी ये भी जानेंगे, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ जो है वो ज़रूर पूरा कर दीजिए। यानी कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कहानी पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए। साथ के साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिए दबा के। कमेंट में बताइए कैसी स्टोरी लगी। अब बढ़ते हैं किस्से की ओर। वो खास जगह थी घर का मंदिर। जैसे ही पंडित जी ये बात सुनते हैं तो बस उनकी तो बर्दाश्त शक्ति ख़त्म हो जाती है। वो बड़ी ज़ोर से टेबल पर हाथ मारते हो कहते हैं, बस अगर तूने खाना है तो यही खा, वरना तू मंदिर की बात कर रहा है तो फिर तू जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो अवनी के अंदर जो प्रेत था वो बड़े गुस्से से उनकी तरफ देख के कहता है कि तू कर ही क्या सकता है। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं जब करूंगा तो तुझे पता लग जाएगा। अब ये दोनों की वार्तालाप सुन के तो आसपास सारे घबरा गए थे कि भाई इन दोनों की लड़ाई में हमारी बच्ची को कुछ ना हो जाए। लेकिन अब पंडित जी जितने गुस्से में थे
तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। तो ये बस सुनने की देर थी। तो जो अवनी के अंदर वो प्रेत था वो शराब की बोतल खोलता है और देखते ही देखते 2 बोतलें पी जाता है। किसी भी इंसान के लिए, वो भी एक छोटी सी बच्ची, 14-15 साल की बच्ची, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि शराब की 2 बोतलें पी जाए और उसके बाद वो बिल्कुल सही हो। शराब की बोतलें पीने के बाद वो हंसने लग पड़ती है और उसके बाद वो जो मांस है वो कच्चे का कच्चा खा जाती है। किसी से ये देखा ही नहीं जा रहा था ये बात, ये माहौल। लेकिन क्या करें, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, करना तो पड़ना ही था। पंडित जी को भी ये चीज़ देख के काफ़ी गुस्सा लग रहा था, लेकिन जब वो सब कुछ फ्री हो जाता है तो फिर कहता है कि, या कहती है कि, तो फिर पंडित जी कहते हैं कि बस अब यहाँ से चला जा। वो बड़ी अजीब से तरीके से उनकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ जाऊँगा तो सही, लेकिन इसको साथ में लेकर जाऊँगा। अब जब ये इतनी बात सुनते हैं सारे, तो घर वाले तो भाई सारे पंडित जी की तरफ देख के रोने लग पड़ते हैं कि पंडित जी सब कुछ कर दिया, ये क्या कह रहा। लेकिन पंडित जी को उस प्रेत ने कुछ कम ही आंक लिया। पंडित जी कहते हैं अगर हिम्मत है तो जाकर दिखा। जब ये प्रेत सुनता है तो वो अवनी के रूप में खड़ा होता है और पंडित जी कहते हैं कोई भी इसको रोकेगा नहीं। और जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है और दरवाजे के पास जाता है एग्जिट डोर पर, तो पंडित जी के मंत्र अचानक से क्या होता है कि वो बिल्कुल पास वाली दीवार के साथ लग जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़े हों। अब वो तिल मिला रहा था अवनी के रूप में कि मैं जा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ के जाऊँगा, मैं अकेले ही जाऊँगा, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो पंडित जी, मुझसे गलती हो गई। आपको तो पता है कि मैं जिन हूँ और मैं ऐसी बातों को तो मानता नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसा मत करो, आप मुझे बख्श दो। लेकिन उसने पंडित जी को नाराज कर दिया था और इन लोगों को पता नहीं है, जब पंडितों को गुस्सा आ जाता है ना तो फिर वो क्या से क्या कर देते हैं। चलो, इनको भी पता लगने वाला था कि क्या कर देते हैं। अब वो जब बिल्कुल अवनी दीवार के साथ लगती है ना, तो उस दीवार में एक अजीब से तरीके की छाप बन जाती है। 15-20 मिनट बाद जो अवनी है वह बिल्कुल अपने होशोबाज में आ जाती है और जब वो होशोबाज में आगे की ओर गिरती है तो जैसे वो खड़ी थी वैसे के वैसे एक छाप बन जाती है उस दीवार पर। पंडित जी कहते हैं कि अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये मकान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये प्रेत है इसका वास इस दीवार में हो गया। ना ही इसको गिराया जा सकता है, ना ही इस पर पेंट कोई करने का फ़ायदा है। ये यहाँ पर रहेगा, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, लेकिन अवनी अगर इस घर में रहेगी तो हो सकता है फिर कभी ना कभी किसी तरीके से उस पर काबू कर ले। और अभी आपके घर में बच्चा है जो कुछ ही दिनों का बच्चा है, तो ऐसा अगर आप इस घर में रहते हैं तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, नुकसान होने की संभावना है। तो इस घर को आप छोड़ दें तो यही बेहतर है। कोई नया आएगा उसके लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ये मकान अब मुनासिब नहीं है। और छोड़ने का मतलब ये भी नहीं कि हम देखेंगे महीने बाद, 2 महीने बाद, अभी के अभी छोड़ना है। अब आकाशदीप के बड़े भाई थे, आकाशदीप के घर में कुछ जगह थी, तो कहते हैं कि भैया आप चलो, सामान सुमान बाद में उठाते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी लापरवाही इतने घातक परिणाम की ओर ले जाती है। ये किस्सा इस चीज़ का गवाह है। आई होप आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। जल्दी से बढ़ते हैं आप अगले किस्से की ओर। रजनी पश्चिम बंगाल के हॉस्पिटल में अभी उसने नई नर्स की ड्यूटी ज्वाइन की थी। अब पढ़ाई करने के बाद जब ऐसी शुरू में नौकरी मिलती है तो इंसान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। रजनी का जो ज़्यादा ड्यूटी होती थी वो रात के समय की ड्यूटी होती थी। अब रात के समय में जो ड्यूटी होती थी उसको जो वार्ड मिला था वो भी प्रीमियम वार्ड मिला था, यानी कि जो सारे आसपास कैबिन थे, जनरल वार्ड नहीं था, रूम्स थे। लेकिन रजनी एक चीज़ को नोटिस करती है कि एक स्पेशल रूम है जिसको बिल्कुल बैकअप के लिए रखा जाता है, कि अगर कोई बहुत मजबूरी हो तो तभी उस रूम को यूज़ किया जाता है। अब रजनी नई थी तो वो पूछती भी नहीं किसी से कि भैया अगर मैं पूछूंगी तो ऐसे ही कोई कहेगा भी अपने काम से काम रख। लेकिन इन सवालों का जवाब रजनी को बहुत जल्दी मिलने वाला था। कुछ दिन बीतते हैं, हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी हो जाती है और उस रूम को यूज़ करना पड़ता है। साफ सफाई उस रूम की जाती है और एक लेडी है जिसकी उम्र कुछ 50 साल के आसपास होगी। अब आपको पता ही होगा कि जो प्रीमियम रूम्स होते हैं वहाँ पर आमतौर पर पहली तो बात होती है कि जो नर्सिस होती हैं उनकी जो ड्यूटी होती है वो टफ़ होती है, और आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो तो घर के जो मेंबर होते हैं उनको भी रुकने नहीं दिया जाता। तीसरा फिर इंटरकॉम भी होता है
कि अगर कोई किसी तरीके की समस्या हो तो बुला लिया जाता है। रजनी को कुछ समय बाद फ़ोन आता है कि वो लेडी का फ़ोन आता है कि मैं अपनी प्राइवेसी चाहती हूँ, लेकिन ये नर्स क्या कर रही है यहाँ पे। तो रजनी जब अपने कान पर फ़ोन लगाकर बात कर रही होती है तो अपनी जो कुलीग होती है उसकी तरफ देखती है। वो कहती है कौन सी नर्स? तो कहती है कि जो ये मेरे कोने में खड़ी हुई है। तो वो कहती है कि कोई और नर्स तो है नहीं। कहती फिर ये कौन है? अब रजनी कहती है कि मैं आती हूँ। रजनी फ़ोन रखती है और उस रूम की तरफ जाती है, और जब लाइट ऑन करती है तो वो पूछती है कि कहाँ पे है। अब वो जो औरत थी वो तो डरी हुई थी। वो कह रही थी कि इसी कोने में तो खड़ी थी, लेकिन उस कोने में तो कोई था नहीं। वो कह रही है कि देखो मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आपने मेडिसिन वगैरह ली हुई हैं, हो सकता है कि आपको उस मेडिसिन का थोड़ा बहुत नशा हो जाता है कई बार, ऐसा कोई है नहीं। कहते नहीं, वो मुझे बड़े अजीब से तरीके से देख रही थी और उसकी एक खास चीज़ थी, उसके गले पर कट लगा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। अब बस ये सुनने की देर थी तो रजनी थोड़ा बहुत तो घबरा जाती है, लेकिन वो कहती है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको हेलुसिनेशन टाइप कोई चीज़ ना होगी हो, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगी और मैं आपके पास बैठ जाऊँगी। लेकिन लेडी कहती है नहीं, मुझे प्राइवेसी चाहिए। खैर अब वो कहती है ठीक है जी। कुछ समय बीतता है और आधे पौने घंटे बाद फिर से कॉल आती है और वो कहती है कि वो नर्स खड़ी तो है, वो हंस भी रही है मेरी तरफ देख के। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे प्राइवेसी चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। अब रजनी भागी भागी फिर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं। रजनी भी थोड़ी इरिटेट हो जाती है, लेकिन अभी नई जॉब थी और जो ये जैसा मैंने कहा वार्ड था, ये प्रीमियम वार्ड था। यहाँ पर जो होंगे पेशेंट वो भी अच्छे खासे अमीर होंगे, तो ऐसा कुछ बिहेव कर नहीं सकती थी वो। तो वो थोड़ा बहुत सटपटा के कहती है कि मैडम कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अभी रजनी को वापस आए 5 मिनट हुए थे और वो पूछती है अपने पास वाली कुलीग से कि यार ये क्या है, पता नहीं कौन सी नर्स है। तो वो पास वाली कुलीग कहती है पता मुझे भी नहीं, मुझे भी तो कुछ ही समय तुझे पता है हुआ, पता नहीं क्या है, मैंने भी तो पहली बार यहाँ पे कर रही हूँ। तो रजनी कहती है कि आज तक तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं और ये कमरा वैसे खाली रहता तो आज के समय में भरा, और आज ही देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी एक दूसरे से बातें कर ही रही होती हैं कि अचानक से रजनी का ध्यान उस कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ से अजीब सी चीखों की आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही वो देखती है तो वो लेडी रेंग के बाहर की तरफ आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसको पीछे से कोई खींच रहा है। वो फिर से आगे आने की कोशिश कर रही है और उसको फिर से कोई पीछे से खींच रहा होता है। ये देख के तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो भागी भागी जाती हैं, और जब वो देखती हैं तो पीछे तो कोई होता नहीं है। अब वो जो लेडी थी वो पेशेंट थी, लेकिन दिमाग की नहीं, वो पागल नहीं थी। ऐसा वो अपने आप तो हरगिज़ कर नहीं सकती थी। और साथ के साथ ही उसके पैरों पर अजीब से तरीके के जख्म थे, जैसे पता नहीं कितने सुलगते हुए हाथों ने उसको पकड़ा हो। ये मामला होता है तो उसके बाद फिर उस कमरे को फिर से बंद कर दिया जाता है। रजनी की जॉब काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन कुछ महीने बाद उस कमरे को मजबूरी में फिर से खोलना पड़ता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी फिर ज़्यादा थी और इस बार एक ओल्ड एज आदमी थे जिनकी उम्र कुछ 62 साल के आसपास थी। रजनी को फिर से फ़ोन आता है और फिर से वही शिकायत कि कोई नर्स है जो कॉर्नर में खड़ी है, वो क्यों खड़ी है मुझे बताओ। अब जब रजनी ये बात सुनती है तो फिर वो अपने माथे पर हाथ रख लेती है और कहती है कि ये फिर होने लग पड़ा और इसी कमरे में ऐसा क्यों होता है। अब उनके साथ जो नर्स थी जो उनको अकम्पनी कर रही थी वो इस हॉस्पिटल में काफ़ी पुरानी नर्स थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो कहती मैं बस 1 मिनट आई। वो उस कमरे में जाती है तो फिर से वही बात की, जब वो जाती है तो वो कोई होता नहीं है। अभी वो आकर बैठती हैं और तो बात बताने लगती हैं तो फिर से फ़ोन आता है और इस बार वो बुजुर्ग आदमी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। वो कह रहे थे कि बाथरूम से मुझे अजीब से तरीके की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई लड़की को रुला रही है वहाँ पे। अब जब ये बात सुनती है तो रजनी भागी भागी जाती है, फिर से वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन वो जो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था उसकी लाइट जगी हुई थी और जो ये पर्सन थे ये खुद चल के वहाँ पे जा नहीं सकते थे, ये व्हील चेयर पर थे। तो इतना तो साफ था कि उस कमरे में उनके अलावा भी कोई था। अब तो बस रजनी को तो कुछ समझ आता नहीं और वो कहती है बस आप सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए, और वो नर्स के पास जाती है और वो कहती हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। तो नर्स जल्दी जल्दी जाती हैं और वहाँ पर जब जाकर साथ के साथ इंटरकॉम से फ़ोन करती हैं रिसेप्शन पर कि इमीडिएटली हमने कमरा चेंज करना है, जैसे मर्जी करके, चाहे हमने जर्नल वार्ड में रखना पड़े थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, लेकिन हमें चेंज करना है। अब तो वो जो पेशेंट थे वो भी मानने को तैयार हो गए होंगे
क्योंकि जो शायद उन्होंने कुछ देखा होगा, उसके बाद वो भी इस कमरे में रुकना सही नहीं समझेंगे। जब सब कुछ शिफ्टिंग की जाती है, कमरा बंद किया जाता है, फिर उसके बाद पता लगती है इस कमरे की कहानी। तो जो वो नर्स, जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रही थी, तो वो कहती हैं कि बेटा, आज से तकरीबन 15 साल पहले एक अंजलि नाम की नर्स होती थी, बड़ी ही डेडिकेटेड नर्स थी, अपना काम करती रहती थी, लेकिन उसके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। उसके लिए ये जॉब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, ख़ास तौर पर रात के समय में, लेकिन वो जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर कुछ समय बाद वो स्ट्रेस में रहने लग पड़ी, इतनी स्ट्रेस कि एक दिन शायद वो उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस रूम में उसने अपना ही गला काट के अपनी जान दे दी। अब ये रूम बंद था, उसने अंदर से बंद किया था। कुछ देर तो पता ही नहीं लगा, ढूंढते रहे कि कहाँ पे गई। फिर जब बदबू आनी शुरू हुई तो फिर पता लगा कि उसने सुसाइड कर लिया। उस दिन के बाद इस रूम को बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी इसको यूज़ किया जाता है तो कोई ना कोई हरकत होती है। रजनी को इस बात का पता नहीं था, और जैसे ही उसको इस बात का पता लगा तो उसने फिर कहा कि मुझे इस बात का पता होना चाहिए था। अगर किसी पेशेंट की जान चली जाए सिर्फ ऑक्यूपेंसी को चीज़ लेकर कि हाँ ऑक्यूपाइड है, हमने पेशेंट को भर्ती भी करना है, अगर उसकी जान चली जाती, और वो उस मैडम के साथ, बेचारी के साथ जो हुआ था कितना बुरा हुआ था, और अगर इन बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो फिर इस चीज़ का उन नर्स के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल की मालिक नहीं थी। बस अब रजनी यही कामना करती है कि वो जो दरवाज़ा है वो फिर से कभी ना खुले, कहीं ऐसा ना हो कि नर्स कभी उनको भी नज़र आ जाए, और जब आए तो ये तो कहती हैं कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँगी। आई होप ये भी किस्सा आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ के साथ ही अपनी जो स्टोरीज़ हैं, अपने किस्से हैं, वो भी आप बता सकते हैं। और जो आपको फ्लैश कर रहे हैं, मेरी ईमेल आईडी और मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ पर मुझे अगर आप टाइप करके भेजना चाहते हैं तो टाइप करके भेज सकते हैं, यानी लिख के। अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजें तो इंस्टा पे भेज सकते हैं, और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टा पे तो वो भी कर सकते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ के साथ ही जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का एक बहुत मेजर कारण ये है कि आप जितने भी ये स्टोरी को सुन रहे हैं, नेचुरली तौर पर आप हॉरर के शौकीन हैं, और रोज़ के रोज़ यहाँ पर 9 बजे आपको हॉरर की नई स्टोरी मिलेगी, और पॉडकास्ट भी, वीकली पॉडकास्ट भी। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की ओर, जो कमेंट सेक्शन है, और जो कमेंट सेक्शन है हमारा, और इसको जल्दी से मैं एड्रेस करता हूँ। छोटा सा होगा, जो मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, जो काफ़ी देर से मुझे सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को, वीडियो को पूरा सुन सकते हैं। अदरवाइज़ जिन को सिर्फ कहानी सुननी थी तो वो अब इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। हालांकि अगर आप बाकी भी जो वार्तालाप सुनेंगे तो मुझे खुशी महसूस होगी, हो सकता है आपका भी कोई कंसर्न हो, उसको भी एड्रेस किया जाए। तो जल्दी से पढ़ते हैं आज का कंसर्न कमेंट, क्रिटिकल कमेंट जो भी है। आज का जो कमेंट है ये है राजेश सिंह जी का, ये भी रेगुलर व्यूअर ही हैं। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट वाले पॉडकास्ट में आपने जो सवाल किया था वो बिल्कुल पब्लिक वाला ही था, इस पर हम कमेंट भी किए थे। रहा बात अक्षय की, तो वो कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टोकता है। दूसरी बात ये कि आप एक बात ज़रूर कीजिए कि किसी भी यूट्यूबर को छोटा चैनल नहीं बोलना है, आप उसको बिगिनर्स बोलना, क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में छोटा ही होता है। राजेश जी बहुत बढ़िया आपने बात की, लेकिन छोटे को छोटा ही बोलेंगे। जब एक बच्चा 30 साल के सामने वाले के, हम उसको बिगिनर नहीं कहेंगे, छोटा ही बोलेंगे। बिगिनर वर्ड भी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर होता है। अब शायद आपको नहीं लगता, लेकिन जब मैं इनविटेशंस भेजता हूँ पॉडकास्ट के लिए कुछ लोगों को और वो रिस्पॉन्स नहीं करते, तो फिर ये छोटेपन का एहसास होता है। बिगिनर तो मैं नहीं हूँ, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि अगर बिगिनर होता तो मेरी जो वीडियोस हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर कुछ सैकड़ों में व्यूज़ होते हैं। इसलिए बिगिनर एक अलग चीज़ है, छोटा यूट्यूबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से क्वांटिटी से इवेल्यूएट करते हैं, ना कि क्वालिटी से, कि इंसान की क्वालिटी क्या है, बस देखते हैं कि कितने सब्सक्राइबर हैं। मेरे
जो पॉडकास्ट होते हैं वहाँ पर इवन 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर के बावजूद भी 20-25 हज़ार के आसपास व्यूज़ आ रहे हैं। तो जब 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे तब कितने आएंगे, और जब 2-3 लाख सब्सक्राइबर होंगे तब कितने आएंगे, ये कोई नहीं देखता। तो इवैल्यूएशन नहीं करते ना, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं देखते, जस्ट देखते हैं कि बंदा कितना सब्सक्राइबर के बेस पे छोटा और बड़ा है। ये तो दूसरे सवाल का आपका जवाब है ना। आई होप अब मैंने आपको इसका जवाब दे दिया होगा। और अक्षय भाई की बात आप शायद कर रहे हैं कि शायद वो जब मैंने किया था कि टोकने वाली बात पॉडकास्ट में कई लोगों को पसंद नहीं आती, और मैंने कहा था कि भैया जब मेरा अक्षय भाई के साथ पॉडकास्ट हुआ तो उन्होंने कितना इंटरवीन किया था। देखो भाई, पॉडकास्ट होता ही यही है। मैं जो लोगों को पसंद नहीं आता मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ। मैंने पहले भी इस चीज़ को एड्रेस किया था कि कई लोगों के लिए ये स्लीप थेरेपी है और वो सिर्फ कंटिन्यूसली कहानी सुनना चाहते हैं। लेकिन भाई अब क्या कहें यार, पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट ही करेंगे ना, है ना। मतलब अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टी है, हम उसको उस प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ करेंगे। मतलब इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा। मैं थोड़ा सा फेमिलियर कर देता हूँ कि मेरे सामने गेस्ट बैठा, मैं कह रहा हूँ नमस्कार सर, सवाल करता है, जल्दी से कहानी शुरू कीजिए। अब वो बोले जा रहा है, मैं उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ। अब इसको फेमिलियर मैं कैसे कर रहा हूँ कि आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हो, है ना, आप बात कर रहे हो उसके साथ, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो आप कितनी देर तक बात कर लेंगे और आप कितनी बात कर लेंगे। हो सकता है कि मेरा कुछ सवाल पूछने से कोई आपके बात दिमाग से निकल रही हो, वो भी याद आ रही हो, इसलिए तो मैं टोकता हूँ, इसलिए तो मैं जस्टिफिकेशन मांगता हूँ, है ना। तो ये कारण होता है। और कुछ मेरे भाई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कई लोग गाली गलौज पर उतर जाते हैं। एंड गाली गलौज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, ऐसे लोगों की तरफ मैं कोई तवज्जो देता नहीं हूँ। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा फ़ायदा ही कर रहे हैं। कमेंट जितने आएंगे मेरी वीडियो को उतना एंगेजमेंट मिलेगी, यूट्यूब उतना पुश करेगा। तो अगर ये सोचते हैं कि वो सुनील शर्मा को नुकसान पहुँचाएंगे तो ये गलती कर रहे हैं। वो कमेंट ना करेंगे उससे ज़्यादा पहुँचेगा, बल्कि कमेंट करने से। और इसके अलावा आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि छोटा यूट्यूब, आपके अपने हिसाब से बातें बिल्कुल ठीक हो सकती है भाई, मैं इस चीज़ को काटता नहीं हूँ। और अक्षय भाई की बात है, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग द वे ही कंडक्ट पॉडकास्ट, है ना, वो बिल्कुल नेचुरल वे है, बिल्कुल नेचुरल वे करने का। तो किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन वो बिल्कुल सही तरीका है पॉडकास्ट करने का, ना कि सिर्फ किसी पर्सन को बुला के बस उसको बोलते रहने देना। इस चीज़ पे डिबेट हो सकती है कि कितना परसेंट हम बोल रहे हैं, कितना परसेंट कोई बोल रहा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक पॉडकास्ट पे एक मेरा गेस्ट आया था पॉडकास्ट पे जिसमें 70% मैंने बोला है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। जब उसने कहानी सुनानी शुरू की, 2-2 मिनट की कहानी, अब हमने एक पॉडकास्ट एटलीस्ट 1 घंटे का करना होता है, वो पॉडकास्ट भी 30, 35, 35, 40 मिनट का ज़्यादा होगा। तो यार मैंने 5 मिनट का पॉडकास्ट थोड़ा करना किसी के साथ, तो फिर मुझे खींचना पड़ना था, मुझे अपनी कहानी को भी करना पड़ना था, एटलीस्ट थोड़ा सा स्टफ तो बने। अब क्या कर सकते हैं बताओ, जब सामने वाला पर्सन खुद ही इतना रिस्पॉन्सिव ना हो, वो रिस्पॉन्ड ही ना उस तरीके से करे, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। जब हम उस चेयर पर बैठते हैं ना, तो जब सामने वाला पर्सन बैठता है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि भाई स्क्रिप्टेड नहीं होता कि ये बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, मज़ा उसमें मज़ा भी नहीं आता। मज़ा तब आता है कि जब सामने वाला पर्सन कुछ सोच कर आया और हमने उसको काउंटर कर दिया, फिर उसके बाद उसका पता लगता है कि वो कितना पानी में है। ऐसे थोड़ा मज़ा आता है। मेरे साथ भी तो ऐसे क्वेश्चनिंग होती है। फिर से मैं अक्षय वशिष्ठ वाले पॉडकास्ट की मैं आपको रेफरेंस दूंगा भाई, किस तरीके का पॉडकास्ट हुआ था। बड़ा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आज तक उस पॉडकास्ट में आया खुद, क्योंकि मुझसे टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे और आई होप मैंने सही जवाब दिए थे। इसलिए राजेश भाई, थैंक यू सो मच कि जो सवाल किया था बिल्कुल पब्लिक वाला ही था। इसलिए बाकी आई होप मैंने जो आपका कंसर्न है उसको मैंने सही तरीके से एड्रेस किया, और आई होप आप जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और न्यू व्यूअर्स हैं वो भी अपने कंसर्न, अपना कुछ फीडबैक, अपना कुछ अप्रिसिएशन, क्रिटिकल कमेंट्स सब कुछ शो करेंगे और मैं उसको एड्रेस करूँगा। सो अब वक्त हो चुका है इस वीडियो को, इस एपिसोड को ख़त्म करने का। जल्दी से मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।